तो हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। और जो भी बच्चे जो हैं बिहार यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए इंग्लिश ऑनर्स की खास करके तैयारी में मुझ पे भरोसा करके मेरे साथ लगे हुए जो भी चंद बच्चे हैं, ऐसे ही सिलसिला शुरू होता है और आगे चल के एक कारवां बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने अपने वादे के अनुसार आपको अभी तक 3 टॉपिक पे अच्छे से पढ़ा भी दिया है और मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। अब आपकी ये थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये बनती ही बनती है कि आप अपना पुरजोर जो है वो सपोर्ट दिखाइए और जितना हो सके वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों तक, है ना? और वीडियो को पूरा देखने का, यानी कि कंप्लीट वॉच करेंगे तो बेनिफिट होगा आपको भी, थोड़ा बहुत मुझे भी, क्योंकि बीच में क्या आप लोग भी समझते हैं कि जो इतना मेहनत कर रहा है उसको भी कुछ अपने तरफ से देना ही देना चाहिए। तो आपसे उम्मीद है कि आप शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि कैसी आपकी तैयारी चल रही है। मैं आपके साथ पूरा एग्जाम तक जुड़ के रहूंगा। और एक और बात, मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसको कंप्लीट करने के बाद मैं और भी टॉपिक्स आपको कराऊंगा, ठीक है ना? मोर आपको देने का कोशिश करूंगा। अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए भी तो आप शेयर करना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आइए, तो आज हम लोग बहुत ही वीवीआई और बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग आज लेक्चर अटेंड करेंगे साथ में मिलके, और ये होगा मेटाफिजिकल पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो, ये जो मेटाफिजिकल शब्द है ना, ये जो मेटाफिजिकल वर्ड की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है, 2 मिनट समय देना, मैं पहले इसको थोड़ा सा, है ना, बड़ा मेहनत करके सब कुछ हम भी सीख रहे हैं धीरे धीरे कि कैसे ये ऑपरेट किया जाता है, जो भी सिस्टम हमारा है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत विलंब हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो मेटाफिजिकल है, अगर इसको हम लोग गौर से देखें तो मेटा अगर हम अलग कर दें और अगर हम फिजिकल अलग कर दें, आज तो फेसबुक पे भी आप देख रहे होंगे मेटा वर्जन आ गया है। तो मेटा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो चीज एग्जिस्ट ना करे, जो चीज एग्जिस्ट ना करे, मतलब नॉट एग्जिस्टेड। आप समझ सकते हैं, जो एग्जिस्ट ना करता हो, जो पाया नहीं जाता हो। और फिजिकल का मतलब आप समझते हैं ना, मतलब जो दिखाई देता है उसे नॉर्मली हम लोग फिजिकल कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि बाबू विच इज सीन, जो दिखाई देता है। आगे हालांकि इसका डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब हो गया कि जो भी फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है ना, अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि एक ऐसी दुनिया की बात होगी, एक ऐसे थीम की बात होगी जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है? अपने इस दुनिया में, ठीक है ना। यानी कि मेटाफिजिकल शब्द का अर्थ हुआ कि जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, विच इज नॉट एग्जिस्टेड फिजिकली इन आवर वर्ल्ड, इट कॉल्ड मेटाफिजिकल, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में आप बताएं, ठीक है। तो आप यहां से एक लाइन तो समझ गए, क्या समझ गए, जल्दी जल्दी बता दीजिए जरा। विच इज नॉट एग्जिस्टेड, विच इज नॉट एग्जिस्टेड हाउ? फिजिकली, ठीक है ना। उसी को हम लोग कहते हैं मेटाफिजिकल। आपने 12th में भी पढ़ा होगा जॉन डन के बारे में, ओके। तो आइए थोड़ा सा ऊपर लेके पढ़ते हैं यहाँ कहानी को, ठीक है। लिखा हुआ है कि मेटाफिजिकल इज अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट यूज इन लिटरेचर टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। मैं यही इसी की बात कर रहा था कि मेटाफिजिकल एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। फिलोसफी तो आप जानबे करते हैं, ठीक है ना, एक दर्शन शास्त्र वाला कॉन्सेप्ट है जिसका प्रयोग हम लोग लिटरेचर में करते हैं। किस चीज के लिए? डिस्क्राइब करने के लिए उन चीजों को जो बियॉन्ड है डिस्क्रिप्शन से, यानी कि जिसको हम डिस्क्रिप्शन से बहुत परे है। कैसे? फिजिकल एग्जिस्टेंस से, यानी कि वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए वो बिल्कुल उसका डिस्क्रिप्शन करना भी क्या होता है? बियॉन्ड होता है। मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं भैया जो दुनिया में पाई नहीं जाती हैं, लेकिन उसके बारे में पोएम लिख दीजिए आप, जो लोग के मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये दुनिया में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। ओके प्यारे बच्चों, लिखते हैं आगे कि इट इज इंटेंडेड टू elucidate the fundamental nature being and world is often used in the form of argument to describe
द इंटेलेक्चुअल और इमोशनल स्टेट एन इंडिविजुअल गोस थ्रू। अब इसको अच्छे से समझना, बहुत बड़ी लाइन हो गई, ठीक है ना। ऐसे भी ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो लिखने से पता भी लगना चाहिए कि आपको, और मैंने ये नोट्स प्रोवाइड किया है जो मैं बच्चों को क्लास में पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो लिखता है इट इज इंटेंडेड, यानी कि इंटेंड मतलब आप समझते हैं ना, इरादा। मतलब इट इज इंटेंडेड, ये ऐसा इंटेंड जानबूझ के ऐसा किया जाता है, क्या करने के लिए, टू एलिसिडेट। एलिसिडेट मतलब होता है किसी चीज को क्लैरिफाई करना, स्पष्ट करना। एलिसिडेट करने के लिए किस चीज को, द फंडामेंटल नेचर बीइंग, यानी कि नेचर जो है किसका, ऑफ बीइंग का, यानी कि वस्तुओं का जो फंडामेंटल आधारभूत जो नेचर है उसको स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए। और इस दुनिया को, एंड द वर्ल्ड इज ऑफन यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसको हमेशा एक आर्ग्यूमेंट की दुनिया की तरह प्रयोग किया गया, हमेशा इस पे आर्ग्यूमेंट होते रहे हैं। डिस्क्राइब द इंटेलेक्चुअल और इमोशनल स्टेट एन इंडिविजुअल गोज थ्रू, यानी कि जो व्यक्ति होता है ना, वो इंटेलेक्चुअल थॉट से, यानी कि अगर वो विद्वान व्यक्ति है, या फिर इमोशनल स्टेट से, माफ कीजिएगा, इमोशनल स्टेट से जिसके थ्रू कोई भी इंसान गुजरता हो। जैसे मान लीजिए आप गहरी दुख में हैं, किसी की याद में खोए हैं, तो उसको आप कैसे डिस्क्राइब कर पाते हो, कैसे। अब दुख तो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, फिजिकली दिखता तो नहीं है। लव दुनिया में तो फिजिकली दिखता नहीं है। अब उससे जो भी इंडिविजुअल गुजरता है, उस पीड़ा से, उस तकलीफ से, उस कष्ट से, उस याद से, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसके नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए मेटाफिजिकल बनाया गया है। इट इज डेलिबरेटली, जानबूझकर, इंसर्टेड, इसको डाला गया, टू मेक द ऑडियंस थिंक अबाउट द थिंग्स दे हैड नेवर इमेजिन्ड। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझ के, तो जानबूझ के इंसर्टेड मतलब डाला गया कहां, लिटरेचर में, क्यों, ताकि ऑडियंस सोच सके उन चीजों के बारे में जो कभी इमेजिन नहीं किया गया था। मतलब इसको लिटरेचर में डाल दिया गया जानबूझ के कि ऑडियंस भी इमेजिन करे ऐसी चीजें दुनिया में हो सकती हैं। जैसा कि जॉन डन के बारे में आप जानते हो, जॉन डन को पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री कहा जाता है। आप इसमें उसको इंक्लूड करेंगे, क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप अगर उनकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उस जिस महिला से वो चोरी चोरी चुपके चुपके, है ना, शादी कर लेता है, बाद में उसके चक्कर में जेल जाता है, फिर जाकर के एंग्लिकन चर्च में ज्वाइन करता है, फिर बेचारे उस पीड़ा से गुजरता है, तो वो एक अलग प्रकार की पोइट्री लिखता है। शुरू में तो रिलीजन लिखता है, लेकिन बाद में जो है ना, एक अलग प्रकार की वो पोइट्री लिखता है, और उस पोइट्री का नाम देता है मेटाफिजिकल पोइट्री। तो इसलिए मेटाफिजिकल पोइट्री के जो पायनियर है, जो सबसे आगे वाले लोग, जिसने शुरुआत की, माना जाता है जॉन डन को, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो, हालांकि, इट इज ऑफन कंसीडर्ड अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेन, हमेशा इसको क्या माना गया है, एक जटिल घटना माना गया है, ठीक है ना। देखो, है ना, पोइट्री शुरू में रिलीजियस थॉट्स पे लिखी जाती थी, उसमें ये सारी बातें, जैसे लव की बात करना, या फिर मान लीजिए कि सोरोनेस की बात करना, ठीक है ना, जो भी आज हमारे मॉडर्न में जो फीलिंग्स है, जिससे हमें हर्ट होता है या हम हैप्पी होते हैं, इस चीजों पे पोइट्री नहीं लिखी जाती थी। पहले पोइट्री का मेन मुद्दा होता था रिलीजन, यानी कि धर्म से, बाइबल के बेस पे लिखी जाती थी। लेकिन अचानक से, ठीक है ना, 16 सेंचुरी के आसपास ये नई कहानी शुरू हो गई, जिसमें लोगों को लगने लगा अरे ये तो ऐसा फेनोमेनन है जिसको समझना उस समय के लिए मुश्किल था, ठीक है ना। इट हाउएवर प्लेज अ पिवोटल, पिवोटल शब्द का अर्थ होता है, ठीक है ना, प्रधान या मेन आप कह सकते हैं, कोइटिंग करते हैं, पिवोटल कहो या मेन रोल इन एडवांसिंग द आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि ये बहुत मुख्य रोल निभाता है क्या करने में, जो टेक्स्ट के आइडियाज है उनको और ज्यादा बेहतर करने में। कौन, मेटाफिजिकल। आगे देखते हैं। लिटरेचर में मेटाफिजिकल इज ऑफन यूज्ड विथ पोइट्री, है ना। लिटरेचर में मेटाफिजिकल को यूज किया जाता है पोइट्री, ऊपर जो भी बातें की गई थी ओनली अबाउट मेटाफिजिकल, ठीक है ना।
अब मैं आगे बता भी दूंगा, अगर आप चाहें तो कहां से लिख सकते हैं ऊपर में, यहां से आप चाहे तो आप अपना आंसर लिख लोगे तो भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा बता दोगे तो अच्छा होगा। लिटरेचर, मेटाफिजिकल इज ऑफन यूज्ड इन विद पोएट्री, ओके, एंड इट इज अ टाइप ऑफ पोएट्री रिटन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। और मैंने 16 कहना ना, माफ करना, 17th सेंचुरी यानी कि 1600 समथिंग में इसकी शुरुआत की गई थी। कैसे? अगर इटिमोलॉजिकली बात करें, देखो अगर आप ग्रामर पढ़े होंगे तो आपको सर पढ़ाए होंगे ऑर्थोग्राफी एंड इटिमोलॉजी। ऑर्थोग्राफी मतलब होता है स्टडी ऑफ, ऑर्थोग्राफी ये शब्द होता है, ठीक है ना, आपने बचपन में पढ़ा होगा। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है क्या बाबू? स्टडी ऑफ लेटर्स, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। एंड इटिमोलॉजी की अगर हम बात कर ले, थोड़ा सा आई नीड स्पेस, तो अगर हम लोग दूसरे कहानी की बात करें, जैसे कि इटिमोलॉजी, ये जो शब्द होता है, ठीक है ना, इटिमोलॉजी, ठीक है, इसका मतलब होता है, क्या कह सकते हैं हम? स्टडी ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अध्ययन। इसी प्रकार आगे आपने पढ़ा होगा, जैसे सिंटेक्स मिला होगा, ठीक है ना, फिर इसके अगला ग्रामर में मिलता है आपको पंक्चुएशन वगैरह, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं प्रोसोडी के बारे में, तमाम ग्रामर के काइंड्स है। तो इटिमोलॉजिकली यानी कि शब्दों के रूप से देखे, मेटाफिजिकल कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, जो मैंने ऊपर समझाया, मेटा एंड फिजिकल। इसका मीनिंग भी क्लियर है, इट डील्स विद द थिंग्स दैट बियॉन्ड दिस, बियॉन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। यानी कि इसका मीनिंग भी क्या है कि फिजिकल वर्ल्ड से परे है, बिल्कुल परे है। मेटाफिजिकल का मतलब हुआ कि विच इज बियॉन्ड टू द फिजिकल वर्ल्ड, जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे बिल्कुल परे है, ऐसी चीजें नहीं होती थी। अब मेटाफिजिकल पोइट्री के थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स है। फीचर्स मतलब समझते हो ना भैया? बिल्कुल समझते होंगे। मेटाफिजिकल टेक्स्ट आर बेस्ड ऑन वीट एंड ऑफन। देखो वीट का मतलब क्या होता है? चतुराई, बुद्धि पे आधारित थी। उसी दिन यूनिवर्सिटी वीट में मैंने वीट का मतलब स्कॉलर बताया, यानी कि जिनको बुद्धि हो, चतुर हो। और ऑफन डील विद द सीरियस क्वेश्चंस, और हमेशा इसको बताया जाता था एकदम गंभीर क्वेश्चंस के साथ, किसके बारे में? अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में, एंड टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू परसीव दिस वर्ल्ड, यानी कि इंसान की जो प्रवृत्ति है, क्या इस दुनिया में परसीव की, यानी कि इस दुनिया को समझने की, उस पे और भगवान के एग्जिस्टेंस पे हमेशा ही बड़ी चतुराई, हमेशा ही सीरियस क्वेश्चन किया गया। और जब भी समझ जाओ कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये ह्यूमन की जो टेंडेंसी है इसको जानने की, समझने की, ये जितने भी क्वेश्चन किए जाते थे वो सारे के सारे मेटाफिजिकल पोइट्री में इस्तेमाल होते थे। और ये इसमें बड़ी चतुराई से प्रश्न पूछे जाते थे, बड़े गंभीर मुद्दे होते थे, पहला फीचर। दूसरे फीचर की बात करें कि मेटाफिजिकल पोइट्री सीरियस इश्यूज एंड डिस्कस्ड विद टच ऑफ ह्यूमन, टच विथ ह्यूमर, मतलब कहा जाता है कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या था? एकदम सीरियस इशू पे बात करती थी और डिस्कस किया जाता था, ठीक है ना, विद अ टच, थोड़ा बहुत इसमें ह्यूमर डाल करके, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी चलता था, लेकिन सीरियस वे में बात किया जाता था। इन दिस सेंस, इस तरीका से कह सकते हैं कि इट मेक्स द सीरियसनेस अ बीट लाइट इन इंटेंसिटी, यानी कि इसमें सीरियसनेस ज्यादा होता था और थोड़ा बहुत, अ बीट मतलब थोड़ा बहुत होता था, लाइट इन इंटेंसिटी मतलब वही ह्यूमर थोड़ा बहुत इसमें होता था, लेकिन ज्यादातर गंभीर मुद्दे होते थे, ठीक है ना। मेटाफिजिकल पोइट्री एलिवेट्स, एलिवेट्स का मतलब होता है, ठीक है ना, उत्थान करना, बढ़ावा देना, किसी चीज को आगे ले जाना। द रीडर्स, रीडर्स को एलिवेट करता है ऑफ देयर क्या? नॉर्मल एग्जिस्टेंस टू मेक देम क्वेश्चंस द अनक्वेश्चनेबल, यानी कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि मेटाफिजिकल जितने भी लीडर मतलब रीडर्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी रीडर्स होते हैं, तो उनको क्या करता है? एलिवेट करता है देयर नॉर्मल एग्जिस्टेंस, जैसे हम लोग नॉर्मली रह रहे हैं वहां से, कि हम प्रश्न करें, कैसा प्रश्न करें? जो अनक्वेश्चनेबल हो, यानी कि हम दुनिया में क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान है कि नहीं है, दर्द क्या है, पीड़ा क्या है, प्रेम क्या है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन करें। ये मेटाफिजिकल पोइट्री इंसान के अंदर में डालता है, रीडर्स के अंदर में डालता है। अगर आप ये देखेंगे, इसमें इतना दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, समस्या, ईश्वरीय चीजों के बारे में चर्चाएं की जाती है कि आप भी दंग रह जाओगे। मेटाफिजिकल टेक्स्ट ऑफर, ठीक है ना,
कंपैरिजंस ऑफ अनलाइकली थिंग्स। जाहिर सी बात है, लाइकली थिंग्स के बीच में कंपैरिजन कभी होगा नहीं, दो अनलाइकली चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा। जैसे जॉन डन की आप कविता जब पढ़ेंगे तो जब अपनी बिलोवेड से एनमोर से जब वो दूर जा रहे होते हैं तब वो बताते हैं, ठीक है ना, कि किस प्रकार मैं नहीं जा रहा हूं, मैं सूरज से तेज चल के चला आऊंगा, जो कि अनलाइकली चीजें हैं कि ह्यूमन बीइंग कभी सूरज से तेज आ ही नहीं सकता है। लेकिन आप कविता में जानते ही हो, कहा भी जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कभी, है ना भैया। तो इसमें कंसिस्ट क्या क्या चीजें होता था, इसमें भर दिया जाता था। कंसिस्ट, कंसिस्ट शब्द का मतलब होता है बड़ा अहंकार, अहंकार से भरा रहता था। पैराडॉक्सेस होते थे, अलग अलग विचार होते थे, आयरनी होती थी, ठीक है ना, दुख दर्द होता था, और भी ढेर सारी चीजें इसमें आप जोड़ सकते हैं, आप एटसेट्रा कर देना। बोलो कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, पांचवा देखेंगे, दे आर आर्गुमेंटेटिव। ये तो आर्गुमेंटेटिव होता ही था, इसमें बहस होती थी। इंटेलेक्चुअल भी होता था, बुद्धि लोग लिखते थे। रियलिस्टिक भी बातें होती थी, ठीक है ना। और फिर क्या होता था कि रैशनल इन देयर अप्रोच, बिल्कुल अप्रोच में रैशनल होता था, यानी कि ऐसा नहीं कि गंवार लोग इसको लिखते थे, बुद्धिमान लोग इसको लिखा करते थे। मेटाफिजिकल पोइट्री मीनिंग्स एंड फंक्शन। मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में अगर कहा जाए, थोड़ा सा चीज आप इस लाइन को चाहे तो छोड़ दें, डायरेक्ट आप नीचे आ जाएं, ठीक है, लेकिन आप समझ लो, मेटाफिजिकल पोइट्री सर्व्स एज अ पॉज फॉर द ऑडियंस। ये कैसे सर्व किया जाता था, बिल्कुल ऑडियंस के पास जब जाता था, ऑडियंस पॉज की अवस्था में चले जाते थे, सोच की अवस्था में। इट प्रोवाइड्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू पॉन्डर। पॉन्डर शब्द का अर्थ होता है बाबू चिंतन करना, मनन करना, ठीक है ना। ये एक अपॉर्चुनिटी देता था ऑडियंस को, ताकि वो चिंतन कर सके किसके ऊपर, उस विचार के ऊपर जो सामान्यतः सामान्यतः कॉमनली सीन एंड आर यूनिक, जो सामान्यतः देखा जाए या फिर जो अद्भुत होते थे। मतलब कुल मिलाकर के लोगों को सोचने का मौका दिया जाता था कि आप ऐसी ऐसी चीजों के बारे में आप सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, जो चीजें ऐसी नॉर्मली दिखती हैं या यूनिक होती हैं। The changing approach of metaphysical poetry allows the readers to concentrate on the things that exist beyond this world। वही बात लिखा गया है। दो चैलेंजिंग अप्रोच क्या था मेटाफिजिकल पोइट्री का, कि ये अलाउज करता था, अनुमति देता था रीडर्स को कि कॉन्सेंट्रेट करो भैया उन चीजों पे जो दुनिया में पाया ही नहीं जाता है, सोचो उसके बारे में। ऑल्सो अलाउज करता था राइटर्स को एक्सप्रेस देयर इनर थॉट्स, यानी कि इसके माध्यम से कोई कभी अपनी आंतरिक क्षमता को व्यक्त कर पाता था। इन द वर्सेस, क्या पदों के, कविता जो लिखा जाता है ना, ऐसे दो तीन लाइन का पद होता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम, तो ये वर्सेस में पद होते हैं। थ्रू हायर कॉग्निटिव स्किल्स, बाप रे, मतलब क्या कहा जाए, उच्च स्तर का स्किल्स होता था उनके पास, जिससे वो लिखा करते थे। रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, और जरूरत पड़ती है कि कॉन्सेप्ट्स को वो समझ ले और उस भावनात्मक जो विचार था उसको समझ ले। प्रेजेंटेड इन मेटाफिजिकल टेक्स्ट, यानी कि जो मेटाफिजिकल टेक्स्ट होता है ना सर, इनडायरेक्टली कह सकते हैं ओवरऑल कि इनर थॉट्स को लिखा जाता है। कॉग्निटिव स्किल्स चाहिए, और कभी ये समझे कॉन्सेप्ट को, जो आइडिया जिसमें भावनाएं वाले जो विचार हैं वो उसमें डाला जाता था। यानी कि मेटाफिजिकल टेक्स्ट इंटरनल थॉट्स को व्यक्त करता था। देखो एक्सप्लेनेशन आप सुन लोगे ना तो एग्जाम में आसानी से आप लिख दोगे। कुछ मेटाफिजिकल पोइट्स की बात करें तो सबसे पहले जॉर्ज हर्बर्ट थे, जिन्होंने पुली लिखा है। मैंने पुली पढ़ा भी दिया है, आपको भी ये पढ़ना है, देख लेना, ठीक है ना। इज अ क्रिएशन ऑफ हर्बर्ट। इन दिस पोएम he tells us about the creation of humanity। वो अपने कविताओं में क्या बताते थे, ह्यूमैनिटी के क्रिएशंस के बारे में। भगवान यानी कि गॉड मेकिंग मैन, भगवान इंसान को बनाते हैं, एंड गिव्स हिम ऑल क्या अट्रीब्यूट्स अपॉन हिम, और भगवान ही इंसान को सब कुछ देते हैं सिवाय रेस्ट के। गॉड नोज, भगवान जानते हैं कि इफ ही गिव्स रेस्ट अपॉन मैन दैट ही विल नेवर वर्शिप टू गॉड। भगवान जानते हैं, देखो मैंने पुली में आपको पढ़ा दिया है, कविता पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि पता है ऊपर वाले ने क्या कहा। ऊपर वाले ने ना इंसान को सब कुछ दे दिया भैया, एवरीथिंग दे दिया, सब कुछ दे दिया सिवाय रेस्ट के।
भगवान ने रेस्ट दिया ही नहीं, भगवान ने इंसान को रेस्ट दिया ही नहीं कि अगर उसके जीवन में चैन दे देंगे ना तो फिर वो हमको नहीं पहचानेगा। तो पुली में उन्होंने कहा। आगे अगर कविता को बढ़ाएं तो आगे है हेनरी बगन। इन्होंने द रिट्रीट लिखा, ये भी आपको पढ़ना है। एक कह सकते हैं हार्ट टचिंग कंपोजिशन है, ठीक है ना, हेनरी का। इस कविता में पोएट डिस्क्राइब करते हैं हैप्पी स्टेज ऑफ इन्फेंसी का विथ एंजल इन्फेंसी, यानी कि जैसे हम लोग कैसे खुश रहते हैं जिस स्टेज में, जिस जैसे कि शुरू में कोई एंजल जो है ना बड़ी प्रसन्न, मतलब इतना समझ लो कि इसमें इंसान की खुशी और भगवान की खुशी को दिखाया गया है, बड़ा क्लोज दिखाया गया है कि जितना बचपन में हम खुश रहते थे, बचपन में उतना ईश्वर खुश रहते थे, ठीक है ना। उसी के बारे में रिट्रीट पढ़ेंगे हम लोग। एंड्रू मार्वेल, थॉट्स इन अ गार्डन, मोस्ट वीवीआई है ये, बहुत ज्यादा आपको पढ़ना भी है। इज अ मेटाफिजिकल पोएम ऑफ मार्वेल, मेटाफिजिकल पोएम है। अभी देख रहे हो ऊपर में रेस्ट की बात, भगवान की बात यहां भी आ गया। पोएट हमें बताते हैं लव इन नेचर, प्रकृति में प्रेम करने के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स किसके, गार्डन के अप्रिसिएट करते हैं, गार्डनर का, माली का, कैसे अपने फुल ऑफ, जो गार्डनर होता है वो पूरा का पूरा आर्ट से भरा रहता है, उसकी प्रशंसा करते, देख रहे हो, माने जंगल की प्रशंसा करना, ऊपर में यहाँ पे बच्चों का प्रसन्न होना, फिर जो है भगवान की प्रसन्नता से तुलना करना, है ना, फिर उसके बाद में इंसान को सब कुछ मिला, रेस्ट नहीं मिला, इन सब के बारे में तुलना करना, ठीक है ना। आप उसी तरह ज्यादा तो लिखना नहीं, लेकिन अगर आप एक को तो पक्का लिखना, जिनको हम लोग कहते हैं जॉन डन, इनके बारे में बिल्कुल आप ऐड कर लेना, ठीक है। इनको शुरू में ही लिखना, इनके बारे में लिखना, आराम से लिख देते हैं। यहाँ पे लिखना है कि जॉन डन, ठीक है, कैपिटल रखना, जॉन डन इज द पायनियर ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हैं। उसके आगे में क्या लिखोगे, इसको हम इरेज करके बता देते हैं बाबू हमारा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। जो चिंता करेगा वो चिंतित रहेगा। मेटाफिजिकल के ये पायनियर रहते, इनको तो लिखना अनिवार्य है, ठीक है। चलो, इसके बाद इनके बारे में लिख देना, ठीक है ना, कि ही यूज टू राइट, ये यूज टू, आप मैच कर लेना, ठीक है ना। राइट, क्या क्या लिखा करते थे, सॉन्ग्स, सोनेट्स, ठीक है ना, sermons and so on, ठीक है ना, so on। in his poem, क्या नाम है उसका, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट go। in his poem sweetest love I do not go, describe he describes, ठीक है ना, वो किस चीज को डिस्क्राइब करते हैं। तो आराम से इसका इस सब नोट कर लीजिए सर जी, नंबर 1 में इन्हीं को पहले लिखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कहानी को, ठीक है ना। हम थोड़ा बहुत 2-4 लाइन लिख देते हैं, आप आराम से लिख दीजिएगा। इसमें वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, तो भैया he describes the pain of, ठीक है ना, फाइनल डिपार्चर, ठीक है ना, फ्रॉम द beloved, the pain of final departure from the beloved, that is death, ठीक है जी। ऐसे आप लिख दीजिएगा। ये हाईली मेटाफिजिकल पोएट है, ये 4-5 लाइन लिख दोगे तो आपका खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज ये थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई, चूंकि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। आप पोएट्स के बारे में लिखे तो आप आराम से, मैंने नीचे जो लाइन बताई वहां से आप नीचे तक लिख लेना, ठीक है ना। पोएट्स से थोड़े से ऊपर में